जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक भारत माता को प्यार करने वाले एक भारत के पुत्र के रूप में मैं एक आगाह करना चाहता हूं, एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। और ये शिक्षक के रूप में, कोई एडवाइजर के रूप में नहीं, कोई किसी और, बिना किसी इच्छा के मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक घटना जो घट रही है, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे, विदेश नीति पर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे किसी व्यक्तिगत राजनीतिक नेता से न कोई परहेज है, न कोई लेना देना है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों, मेरा कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो केवल एक अध्यापक, विश्लेषक के रूप में अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे केवल मतलब है अपनी भारत माता से। लेकिन जो आज घटना घट रही है, अगर यह घटना कुछ आने वाले संदर्भों का सूचक है तो बहुत खतरनाक है। एक बात तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आप लोगों ने बाकी स्रोतों से भी सुना होगा कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतवर्ष के अंदर शेयर मार्केट में भयंकर बिकवाली कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों के अंदर करीब 1.25 लाख करोड़ का शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने बिकवाली की है। और भारतीय इंस्टीट्यूशंस ने, एलआईसी ने और म्यूचुअल फंड्स ने करीब 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी करके शेयर मार्केट को गिरने से रोका है। लेकिन यह आर्टिफिशियल था, ऐसा लग रहा है। और क्योंकि विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे थे, इसीलिए रुपया इतना कमजोर होता जा रहा था। ऐसा बहुत कम हुआ है पहले। 1.25 लाख करोड़ की बिक्री विदेशी निवेशकों द्वारा, इसका माने भारत के प्रति जो उनका नजरिया है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। यहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चाहे हम कहते रहे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बन जाएंगे और जीडीपी हाईएस्ट हमारी, लेकिन विदेशी निवेशक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अलग नजरिया रखता है। आज 7 जनवरी 2025 को मैं 2:45 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप कल सुबह 8 बजे सुनेंगे। अभी तक की जो शेयर मार्केट की स्थिति है बड़ी भयंकर है। अभी तक इस समय जो भारतीय शेयर मार्केट का संकेतक है निफ्टी, वो 1.63% नीचे है। बैंक इंडेक्स 2.30% नीचे है। जो मिड कैप हैं, ये तो बड़ी कंपनी, निफ्टी बड़ी कंपनियों के बारे में बताता है, मिड कैप बीच की कंपनियों के बारे में बताता है, वो 2.92% नीचे है। और जो स्मॉल कैप हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो 3.30% नीचे है। इसका मतलब आज अगर मार्केट ऐसा ही रहा और रिकवर नहीं किया अगले पौन घंटे, तो आज में 15-20 हजार करोड़ का शेयर मार्केट का पैसा लुट जाएगा। और क्योंकि विदेशी निवेशक पहले माल बेच चुके हैं, जैसे मैंने बताया 1.25 लाख करोड़ का बेच चुके हैं, वो नहीं लुटेंगे। भारतीय या तो निवेशक लुटेगा, या भारतीय निवेशकों ने इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो पैसा लगा रखा है, चाहे वो एलआईसी में लगा रखा हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा हो, चाहे एनपीएस में लगा रखा हो या यूपीएस में लगा रखा हो, वो पैसा डूबेगा। और भारतीय निवेशकों का पैसा आज करीब 3% गिर गया होगा। ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसको जरा इमेजिन कीजिए। और जब ये विदेशी निवेशक, आज की तारीख में कितना डाटा है मुझे नहीं पता, कल पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से गिरावट है उससे कम से कम 8-10 हजार करोड़ आज शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक बेचेंगे। और अगर इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो रुपए की कीमत क्या होने वाली, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार जिस प्रकार से रुपया कमजोर होता जा रहा है और उसका परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या होता है, ये सब वो लोग जानते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान है। इसके बाद देखिए जो आज भारत सरकार के सबसे चहेते पूंजीपति हैं, मुकेश अंबानी साहब और गौतम अडानी साहब। टोटल मार्केट तो जो लार्ज कैप गिरा है 1.63% गिरा है, 2.25% के करीब। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 2.36% गिरे हैं। माने जो मार्केट गिरा है एवरेज, उससे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर गिरे हैं। अडानी एंटरप्राइज के शेयर 3.86% गिरे हैं, 3.25%।
अडानी पोर्ट के शेयर 2.93% गिरे हैं, 2.3%। अदानी पावर के शेयर 4.24% गिरे हैं, 4.5%। अदानी ग्रीन के शेयर 5.45% गिरे हैं, 6.5%। और अडानी एनर्जी का शेयर 6.53% गिरे। इसका मतलब अडानी जी के शेयर्स ऑन एन एवरेज करीब 4% गिरे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 2.5% गिरे हैं। आप सोच लीजिए, सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे चहेती कंपनियां में बिकवाली कितनी ज्यादा हुई है और भारतीय निवेशकों को कितना बड़ा धक्का लगने वाला है, ये जरा से। लेकिन अब प्रश्न यह है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, ऐसा हुआ क्यों और भारतीय निवेशक फंसा रहा शेयर मार्केट में और विदेशी निवेशकों ने शेयर बेच के अपना पैसा कमा लिया और हमने वो ध्यान नहीं दिया, सेबी ने वो ध्यान नहीं दिया, निवेशकों ने वो ध्यान नहीं दिया, शेयर मार्केट को नहीं देखा। और वो नौजवान पीढ़ी जिसने शेयर मार्केट में बेइंतहा पैसा लगाया है और यूपीएस एनपीएस के माध्यम से जिसमें शेयर मार्केट में बेइंतहा पैसा देश की जनता का लगा है, उसके डूबने की संभावना बन गई। ऐसा क्यों हुआ? एक नैरेटिव बनाया गया था भारतवर्ष के अंदर कि एक जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति है जो देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन है, हंगरी में उनका जन्म हुआ था और जब वर्ल्ड वॉर हुई उनका परिवार पीड़ित रहा, लड़का भाग के अमेरिका चला गया, सेटल हो गया और बहुत बड़ा पूंजीपति बन गया और आज विश्व का बहुत बड़े पूंजीपतियों में उसका नाम शुमार है। 94 साल की उम्र है और पूरे विश्व के अंदर 62-63 देशों में वो छोटे उद्यमियों को, एग्रीकल्चरलिस्ट को और अलग अलग देशों में जहां उसे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करने वालों के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम विश्व में जाना जाता है। जब वो लोकतंत्र को बचाने की बात करता है, ये कहता है कि मेरा मिशन है, तो कुछ देश उसकी इन लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को लोकतंत्र विरोधी मुहिम न मानकर उसको देश के अंदर हस्तक्षेप मानते हैं। जॉर्ज सोरोस ने पूरे विश्व के अंदर 62-63 देशों में मदद की है, छोटे उद्यमियों को की है, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे लोगों को की है और 62-63 देशों में की है। और जो यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे देश पैसा देते हैं और वो जॉर्ज सोरोस को भी पैसा देते हैं और जॉर्ज सोरोस विश्व के अंदर छोटे उद्यमियों और एग्रीकल्चरिस्ट को मदद करते हैं, उसमें भारत भी चौथे नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस कारण भारत उस संस्था को पैसा देता है जो जॉर्ज सोरोस को पैसा देता है, जॉर्ज सोरोस भारत के अंदर मदद करता है। तो अभी तक भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष के लोगों ने नैरेटिव बनाया था कि जॉर्ज सोरोस भारतवर्ष के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है और देश विरोधी काम करता है। लेकिन अमेरिका सरकार को क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा पत्र लिखा या सूचित किया कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहता है? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं, भारत सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जॉर्ज सोरोस को बदनाम किया गया और राहुल गांधी से उसका संबंध जोड़ा गया। बाइडेन साहब जो अमेरिका के आज के तारीख में प्रेसिडेंट हैं, वो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जॉर्ज सोरोस को दिया है और सम्मान पत्र में यह लिखा है कि जॉर्ज सोरोस वह व्यक्ति है जो उन देशों के अंदर मदद करता है उन लोगों की जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के सत्ता पक्ष का यह रुख है कि जॉर्ज सोरोस अव्यवस्था पैदा कर रहा है और अमेरिका सरकार का, बाइडेन साहब का यह कहना है, अमेरिका सरकार का यह कहना है कि जॉर्ज सोरोस वो आदमी है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन शक्तियों का समर्थन कर रही है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका माने अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट आज के तारीख में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं। और ये वो जॉय बाइडेन साहब हैं जिनसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले थे और उनकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा, $20,000 का हीरा भेंट किया था। और जितने भी विश्व के बड़े बड़े अमीर से अमीर देशों ने जो मिसेस बाइडेन को भेंट दी थी वो 20,000 करोड़ से नीचे की थी। बल्कि
एक किंग ऑफ ब्रुनोई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे रईस विश्व के व्यक्ति हैं और उनके महल और उनके सिंहासन, उनकी कार सोने की हैं। उन्होंने भी $20,000 से कम का भेंट मिसेस बाइडेन को दी थी। और ये जो भारत सरकार ने एक भेंट दी थी मोदी जी के माध्यम से मिसेस बाइडेन को, ये किसी के घर का पैसा नहीं था, ये भारत सरकार का पैसा था। और उस भारत सरकार में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इनकम टैक्स से, जीएसटी से, पेट्रोल डीजल पे दाम न घटाकर हमसे टैक्स के माध्यम से पैसे वसूले जाने का पैसा था। और इसका प्रतिकार अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह कह के किया कि आप जिस जॉर्ज सोरोस को बदनाम कर रहे हैं और देश के अंदर अवस्था पैदा करने का दोषी मान रहे हैं, अमेरिका सरकार उसे एक बहुत उच्चतम पुरस्कार देके आपकी बात को नकारती है और ये कहती है कि हमारे देश के नागरिक को बदनाम करने का प्रयास ना करें। तो क्या, अच्छा ये तो बात हुई बाइडेन साहब की, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। अब नए प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विश्व के बहुत देशों के लोगों को बुलाया है। इटली के मेलोनी जी को बुलाया है, पुतिन को बुलाया है, चीन के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है, और यहां तक खबर है कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया है। तो इसका मतलब यह है कि क्या हम आउटगोइंग प्रेसिडेंट की भी बुरी निगाहों में हैं और हम इनकमिंग प्रेसिडेंट की भी बुरी निगाह में। वरना अगर विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जा रहा है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मोदी जी का नहीं है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे देश की मुझे चिंता है। तो अगर वहां पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे और मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा तो मेरे लिए डूब मरने की बात होगी। तो क्या आज की तारीख में हमारा कोई मित्र पूरे विश्व के अंदर नहीं बचा है? और इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप और किसी भी दूसरे देश के नागरिक को बदनाम इसलिए करना कि उसका राजनीतिक लाभ उठा लिया जाए, तो जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस को बदनाम किया गया है और जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस को अमेरिका ने सर्वोच्च पुरस्कार देके भारत सरकार की नीति का विरोध किया है, और जे जयशंकर साहब के वहां पे कई दिन रहने के बावजूद और ये इंश्योर कराने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद कि मोदी जी को इनवाइट किया जाए, अगर इनवाइट नहीं मिला है, और शेयर मार्केट जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च पुरस्कार मिलने के बाद ये आइडिया शायद शेयर मार्केट को मिल गया है कि शेयर मार्केट अब चीज को समझ रहा है कि वास्तविकता में विदेश नीति में, देश की अर्थनीति में और देश की राजनीति में जो अंतर संबंध है उसका परस्पर सत्यता का मापदंड अलग होना चाहिए। लोगों को सत्यता की तरफ देखना चाहिए। और क्या, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं कोई शेयर मार्केट का ब्रोकर नहीं हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आज शेयर मार्केट के अंदर तबाही के लक्षण हैं और जिस प्रकार से रुपया वीक होता जा रहा है और जिस प्रकार से बाइडेन साहब ने जॉर्ज सोरोस को पुरस्कृत किया है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आने के बाद वो टैरिफ बढ़ा देंगे और वीजा के मामले में भी उनके जो रुख है उसमें परिवर्तन दिख रहा है, और ये भी खबर है कि कनाडा के ट्रूडेau साहब जो हैं वो हो सकता है कि यार रिजाइन कर दें और उसके बाद जो नया राष्ट्राध्यक्ष वो बने वो भारत के संदर्भ में कैसा रहेगा। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उससे लगता है कि आज की तारीख में देश की विदेश नीति, क्योंकि हम मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, अपने म्यांमार से, चारों तरफ से चीन परस्त जो आज सत्तारूढ़ सरकार है उनसे घिरे हुए हैं। अमेरिका से हमारे संबंध कैसे हैं, रूस से कैसे हैं, चीन से कैसे हैं, बाकी देशों से कैसे हैं, उससे देश को लगता है कि हमारी विदेश नीति में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और विदेशी निवेशकों को यह भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से अगर शेयर मार्केट में वो मिलावट करते रहे, बिकवाली करते रहे, तो रुपया अगर इसी तरह से गिरता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान के नैरेटिव ऊपर उठकर हमें असली विषयों को समझने की आवश्यकता है, देश को असली विषयों को समझने की आवश्यकता है, और जो व्हाट्सएप के पीएचडीज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको भी यथार्थ को समझने की आवश्यकता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।